हेलो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट एम फेस। एम फेस क्या है बच्चों? एम फेस इज बेसिकली द डिवाइडिंग फेज, द फेस इन विच सेल विल नाउ डिवाइड्स। इससे पहले हमने इंटरफेस किया। इंटरफेस में सेल वाज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन, बट नाउ एम फेस वो फेस है जिसमें एक्चुअली सेल क्या करता है, डिवाइड करता है। एम फेस इज कॉल्ड माइटोटिक फेस आल्सो. Now students, you will be surprised that why M phase is called only mitotic phase, not meiotic phase, because cell division तो दो हैं, mitosis भी है, meiosis, but mitosis is the most commonly occurring cell division. That's why M phase को commonly क्या कहा जाता है, mitotic phase. meiotic phase भी कह सकते हैं, but most commonly क्योंकि cell division अगर देखें तो mitosis ही generally बहुत ज़्यादा पाई जाती है. That's why it is called M phase or mitotic phase. So M phase or mitotic phase is dividing phase, students. It involve two processes, karyokinesis and cytokinesis. Karyokinesis में nucleus divide करेगा. Suppose this is a parent cell. So parent cell में finally एक nucleus था. तो अब karyokinesis में क्या हो जाता है? There is formation of two nucleus. That is karyokinesis. और finally अब karyokinesis student एक लंबा process है. It involve four main stages. First is prophase, second metaphase, three anaphase, and fourth telophase. We will see now in what are these processes in next topics. So karyokinesis is division of nucleus. जब एक parent nucleus से दो nucleus बन जाएंगे, and finally जब दो nucleus बन जाएंगे, then cytokinesis, that is division of cytoplasm. धीरे धीरे से ये cytoplasm divide कर जाएगा, and finally what will happen when cytoplasm will divide? Ultimately there is formation of टू डिफरेंट सेल्स. तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, दैट इज कैरियोकाइनेसिस, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, दैट इज साइटोकाइनेसिस. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट माइटोसिस. फर्स्ट वी विल डिस्कस माइटोसिस एंड देन वी विल डिस्कस meiosis. So let's see the definition, student. It is a process in which parent cell is divided into two daughter cells which are identical इन साइज एंड क्रोमोसोम नंबर टू द पेरेंट. इस प्रोसेस में एक पेरेंट से दो डॉटर सेल बनेंगे जो साइज में भी सेम है पेरेंट्स की, और इन टर्म्स ऑफ क्रोमोसोम नंबर भी सेम, मतलब उनका साइज भी सेम है और क्रोमोसोम नंबर भी सेम है. व्हाट डज इट मीन्स? दैट फॉर एग्जांपल इफ पेरेंट सेल हैज 46 क्रोमोसोम, तो आगे जो दो डॉटर सेल बने दे हैव आल्सो हाउ मेनी क्रोमोसोम्स? 46 क्रोमोसोम. एक सिंपल बात समझ ले स्टूडेंट, इफ कोई डिप्लॉइड सेल है, डिप्लॉइड सेल से आगे जो डॉटर सेल बनेंगे वो भी क्या होंगे? डिप्लॉइड. और हैप्लॉइड सेल है तो आगे जो दो डॉटर सेल बनेंगे वो भी क्या होंगे? हैप्लॉइड. माइटोसिस दोनों तरह के सेल में हो जाती है, डिप्लॉइड सेल में भी और हैप्लॉइड सेल में भी. सो नेक्स्ट स्टूडेंट, एज इन माइटोसिस क्रोमोसोम नंबर इन डॉटर सेल रिमेन सेम. Thus it is also called equational cell division. It is very very important to remember that mitosis को और क्या कहते हैं? Equational cell division कहते हैं. क्यों? क्योंकि इसमें जो डॉटर सेल बनेंगे आगे उनमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा. तो क्या है माइटोसिस? एक ऐसा सेल डिवीजन जिसमें एक पेरेंट से दो सेल बनेंगे जो पेरेंट जैसे हैं इन टर्म्स ऑफ साइज, इन टर्म्स ऑफ शेप, एज वेल इन टर्म्स ऑफ नंबर. एंड इक्वेशनल सेल डिवीजन क्यों कहते हैं इसको? बिकॉज इसमें क्रोमोसोम नंबर विल रिमेन सेम. वट एवर द क्रोमोसोम नंबर दैट पेरेंट सेल हैव, दैट सेम क्रोमोसोम नंबर विल रिमेन इन डॉटर सेल. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, डिस्कवरी की बात करें, हु हैड डिस्कवर्ड माइटोसिस. सो माइटोसिस स्टूडेंट फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व्ड इन प्लांट सेल्स बाय स्ट्रॉसबर्गर. सो स्ट्रॉसबर्गर हैज ऑब्जर्व्ड माइटोसिस फर्स्ट टाइम इन प्लांट सेल्स, एंड वॉल्टर फ्लेमिंग ऑब्जर्व्ड माइटोसिस फर्स्ट टाइम इन एनिमल सेल. एनिमल सेल में किसने ऑब्जर्व करी फर्स्ट टाइम? वॉल्टर फ्लेमिंग. और प्लांट्स में किसने? दैट इज स्ट्रॉसबर्गर. और वॉल्टर फ्लेमिंग हैज आल्सो कॉइन्ड द टर्म माइटोसिस. समटाइम नीट में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, हु हैड कॉइन्ड द टर्म माइटोसिस. तो माइटोसिस टर्म किसने कॉइन करी? दैट इज वॉल्टर फ्लेमिंग. और वॉल्टर फ्लेमिंग ने ही माइटोसिस फर्स्ट टाइम किसमें ऑब्जर्व करी थी? एनिमल सेल में. और स्ट्रॉसबर्ग ने किसमें ऑब्जर्व करी? दैट इज इन प्लांट सेल्स. दो साइंटिस्ट के नाम याद रखेंगे मेनली, दैट इज स्ट्रॉसबर्गर एंड फ्लेमिंग. फ्लेमिंग ने ऑब्जर्व भी करी फर्स्ट टाइम एनिमल सेल में और टर्म भी कॉइंड करी, दैट इज माइटोसिस.
Now let's start student mechanism of mitosis. So mitosis, as already discussed, has two events. First is karyokinesis and second is cytokinesis. Karyokinesis में न्यूक्लियस डिवाइड करेगा पहले, फिर डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, दैट इज साइटोकाइनेसिस. और कैरियोकाइनेसिस स्टूडेंट इंक्लूड फोर मेन स्टेजेस, दैट इज प्रोफेज. प्रोफेज फिर लीड करेगी मेटाफेज में, मेटाफेज विल लीड इनटू एनाफेज एंड एनाफेज लीड इनटू टीलोफेज. और टीलोफेज होने के बाद दो न्यूक्लियस बन जाएंगे एंड फाइनली देन karyokinesis followed by cytokinesis. So let's start now, discuss first of all karyokinesis, in which we will discuss all these four stages one by one. First prophase, then metaphase, third anaphase and fourth is telophase. Now students, let us start metaphase stage. Metaphase stage is very important stage of mitosis. Kyun? Because in this stage now the chromosomes are most shortest and thickest and most observable. If anybody asks कि कौन से स्टेज में क्रोमोसोम सबसे बेस्ट दिखते हैं, दैट इज दिस मेटाफेज स्टेज. नाउ मेटाफेज स्टेज इज द सेकंड स्टेज ऑफ माइटोसिस स्टूडेंट. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज ऑलरेडी डिसइंटीग्रेटेड, पूरी तरह टूट चुकी है. क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म नाउ एंड दे आर द शॉर्टेस्ट एंड थिकेस्ट and most visible in this stage. So याद रखेंगे, this question asked in many competition, that at which stage the chromosomes are most observable, mostly visible, that is metaphase stage. Next student, congregation एक term लिखी है मैंने. It is a phenomenon of bringing chromosomes on the equator of mitotic spindle. Mitotic spindle पे जब क्रोमोसोम आ जाते हैं इक्वेटर पे, then it is called congregation. थोड़ा सा mitotic spindle का कंसेप्ट भी समझते हैं स्टूडेंट. If we see the centriole के आसपास these rays are there. These rays are formed by microtubules. Microtubules already हम सेल चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं. और माइक्रोट्यूब्यूल बनते हैं ट्यूबुलिन सब यूनिट से. तो ये जो रेडिएटिंग स्ट्रक्चर रहते हैं सेंट्रियोल के आसपास, ये जो नजर आ रहे हैं, these are microtubules के द्वारा बनाए गए ये. एंड along with these radiating microtubules, सेंट्रियोल को हम कहेंगे that is एस्टर. इस स्ट्रक्चर को हम एस्टर कहेंगे. और इन रेडिएटिंग माइक्रोट्यूब्यूल को एस्टर रेज कह सकते हैं. एस्टर जो होते हैं, दैट एस्टर रेज आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद सेंट्रियोल, क्योंकि सेंट्रियोल के आसपास एक पेरीसेंट्रियोल क्लाउड होता है, दैट इज क्लियर साइटोप्लाज्म. सो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं है, बीच में एक स्पेस है. सो नाउ स्टूडेंट्स, along with these astral rays, this structure is called ester. सेंट्रियोल एस्ट्रल रेज के साथ क्या कहलाते हैं? एस्टर. सो देयर आर टू एस्टर. अब एस्टर के बीच में स्टूडेंट, अब ये जो स्ट्रक्चर है विच आर लिंकिंग दीज आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड माइटोटिक स्पिंडल. माइटोटिक स्पिंडल भी माइक्रोट्यूब्यूल ने बनाया. जो माइक्रोट्यूब्यूल दो एस्टर रेज को आपस में जोड़ रहे हैं, जो स्ट्रक्चर बन रहा है इससे, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड माइटोटिक स्पिंडल. और माइटोटिक स्पिंडल पे ही क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स अटैच्ड होते हैं. तो माइटोटिक स्पिंडल क्या है? बेसिकली द एरिया दैट इज प्रेजेंट इन बिटवीन टू एस्टर. और माइटोटिक स्पिंडल की खासियत क्या है? माइटोटिक स्पिंडल बीच से ब्रॉडर होता है, बीच से ब्रॉड है. दिस एरिया इज कॉल्ड इक्वेटर. ये वाला जो एरिया है इसे इक्वेटर कहते हैं. और साइडों से नैरो होता है. नैरो एरिया जो होते हैं ना, पोल्स कहते हैं. तो बीच का ब्रॉडर एरिया इक्वेटर और साइडों का पोल. सो इस तरह से दो पोल हैं. अगर हम देखें यहां पर, दिस इज द वन फर्स्ट पोल, दिस इज द सेकंड पोल, and in between them what is present, that is mitotic spindle. अब mitotic spindle पे स्टूडेंट मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम बिल्कुल एक अलाइनमेंट में अरेंज हो जाते हैं. दिस अलाइनमेंट, सो व्हेन द क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड ऑन द इक्वेटर ऑफ द माइटोटिक स्पिंडल, इन विच स्टेज? इन मेटाफेज स्टेज. दिस इज कॉल्ड मेटाफेज प्लेट. ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है. मेटाफेज प्लेट क्या होती है? जब क्रोमोसोम जो है मेटाफेज स्टेज में इक्वेटर में एक प्रॉपर अलाइनमेंट में अरेंज हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड मेटाफेज प्लेट. सो मेटाफेज स्टेज में क्या याद रखेंगे? मेटाफेज स्टेज में याद रखेंगे कि क्रोमोसोम माइटोटिक स्पिंडल के इक्वेटर पे एक प्रॉपर अलाइनमेंट में अरेंज हो जाते हैं, एक सीध में. क्रोमोसोम की बात करें स्टूडेंट, तो सेंटर में जो स्ट्रक्चर दैट इज प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, दैट इज सेंट्रोमियर. और सेंट्रोमियर के आसपास एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर होते हैं. डिस्क शेप स्ट्रक्चर क्या कहते हैं? काइनेटोकोर. काइनेटोकोर आर द डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर. और काइनेटोकोर ही वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनसे जो एस्टर से माइक्रोट्यूब्यूल्स आ रहे हैं, दे आर गेटिंग अटैच्ड.
जो स्पिंडल फाइबर हैं बेसिकली, जो माइटोटिक स्पिंडल थ्रेड्स हैं, वो बेसिकली क्रोमोसोम के कौन से पार्ट से अटैच होते हैं, दैट इज ऑफ काइनेटोकोर. सो काइनेटोकोर जो दैट इज बेसिकली अ पार्ट where microtubules which are coming from the ester that are attached. So याद रखेंगे काइनेटोकोर्स क्या होते हैं, डिस्क शेप स्ट्रक्चर which are present surrounding centromere, and these are the structure where microtubules or the mitotic spindle or the spindle fiber which are coming from the ester that are getting attached. Students, let's start anaphase stage. Anaphase stage is also very important stage. In this stage what happens, student, centromere splits and sister chromatids start to get separate from each other, that is start to move away from each other towards the opposite poles. क्या होता है इस स्टेज में, सेंट्रोमियर टूट जाता है, टूटने से दो सेंट्रोमियर बन जाते हैं, फाइनली बोथ सिस्टर क्रोमैटिड्स स्टार्ट टू गेट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एंड स्टार्ट टू मूव टुवर्ड द ऑपोजिट पोल्स. और उनके बीच में जो फाइबर है उनको कहेंगे इंटरजोनल फाइबर. पहले जो फाइबर था जिसपे वो इसके साथ अटैच थे वो दैट इज क्रोमोसोमल फाइबर. तरह तरह के फाइबर्स होते हैं. क्रोमोसोमल फाइबर जिनपे क्रोमोसोम अटैच्ड है, नॉर्मल फाइबर होंगे उन्हें इंटरपोलर फाइबर कहेंगे, पोलर फाइबर्स. और अब जब क्रोमैटिड टूट गया और बीच में जो फाइबर दैट इज इंटरजोनल फाइबर. नेक्स्ट स्टूडेंट, स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर गेट शॉर्टन्स. स्पिंडल फाइबर अब छोटे होते जाएंगे क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल जो हैं वो टूटना शुरू हो गए, क्योंकि इनके ट्यूबुलिन सब यूनिट जो है दैट विल स्टार्ट टू गेट separate from each other. So finally what happened, due to shortening of the that spindle fibers, now that chromosome, that is chromatids which are future daughter chromosome, that will get start to separate from each other and finally they will move toward the opposite pole. धीरे धीरे से एक दूसरे अलग होते चले जाएंगे. ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स थे ये फ्यूचर डॉटर क्रोमोसोम थे हमारे, अब ये फाइनली अलग हो गए और फाइनली अलग होने से अब ये दोनों अलग अलग पोल्स पे जा रहे हैं. सो फाइनली व्हाट हैपेंस, लास्ट में एनाफेज स्टेज के दो एंड बन जाएंगे. एक एंड पे एक डॉटर सेल के क्रोमोसोम रहेंगे और दूसरे एंड पे दूसरे डॉटर सेल के क्रोमोसोम रहेंगे. और साथ में स्टूडेंट एक बात और नोट रखेंगे याद कि क्या फोर्सेस हैं जो इनको अलग करने में हेल्प करती हैं, जिनको फोर्स करती हैं, दैट इज शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल फाइबर ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ट्यूबुलिन सब यूनिट्स फ्रॉम विच दे आर फॉर्म्ड. ये एक थ्योरी का मानना है कि इस थ्योरी के कारण फाइनली ये एक दूसरे से अलग होते हैं, दैट इज ड्यू टू शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ ट्यूबुलिन सब यूनिट, जिन सब यूनिट से ये बने थे. तो एनाफेज स्टेज में फाइनली क्या होता है, द पेरेंटल क्रोमोसोम्स जिनमें दो सिस्टर क्रोमैटिड्स थे जो एक फ्यूचर क्रोमोसोम थे हमारे डॉटर, वो एक दूसरे से अलग हो गए और दो अलग अलग ऑपोजिट पोल्स पे आके अब फाइनली दे विल स्टे देयर. लास्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस स्टूडेंट दैट इज टीलोफेज. टीलोफेज का मतलब ये होता है दैट टीलो मींस एंड, फेज मींस स्टेज. So it is end stage of karyokinesis. In this stage what happens, at poles daughter chromosome now uncoils. Daughter chromosome जो poles पे आ गए थे वो uncoil हो जाएंगे, decondense हो जाएंगे, दोबारा thin chromatin threads में convert हो जाएंगे. याद रखें स्टूडेंट, बिल्कुल प्रोफेज का उल्टा है. प्रोफेज में क्रोमोसोम कंडेंस होते हैं, थिक होना शुरू होते हैं. टीलोफेज में दोबारा से अनकॉइल हो जाएंगे, डीकंडेंस हो जाएंगे और थिन क्रोमैटिन फाइबर्स में फाइनली कन्वर्ट हो जाएंगे. सो undergo decondensation to form again thin chromatin threads. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो प्रोफेज में डिसअपीयर हो गए थे अब दोबारा यहाँ पर रीअपीयर हो जाएंगे. अब यहाँ पर फाइनली एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल बनने की तरफ बढ़ रहा है. तो फाइनली व्हाट हैपेंस, टू डिफरेंट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, टू डिफरेंट endoplasmic reticulum, nucleus, every cell organelle start to get appear, because after the karyokinesis immediately what will start, that is cytokinesis, in which there will be division of cytoplasm and result in formation of parent cell into two daughter cells.